हमारे मन में बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं। मैच्योरिटी लेट क्यों हुई? आगे अब क्या होगा? एमएसवीपी टोकन सच में प्रॉफिट बनाएगा या सिर्फ एक बबल साबित होगा? ये सभी सवाल जायज हैं। दोस्तों, सोचने की आज़ादी सबके पास है, लेकिन अगर रिफंड और भविष्य की सही जानकारी समझनी है तो जुड़े रहना जरूरी है ताकि समय समय पर अपडेट मिलती रहे। इतना समझ लीजिए कि जो जागरूक रहेगा और धैर्य के साथ साथ देगा, वही बड़ा अवसर बना पाएगा। बेकार की टेंशन लेकर कोई फायदा नहीं होता। पहले भी लोगों की जेब में कई कंपनियां थी जो अचानक हमेशा के लिए बंद हो गईं। अब सवाल है, सिर्फ भरोसा करें या सही तरीके से वेरीफाई करें कि फिनसाई ग्रुप वाकई लंबी रेस का घोड़ा है। आज का समय सीखने, समझने और सही निर्णय लेने का है। जय श्री राम। हूँ 2 नहीं, अगले 3 साल तक के लिए ये लगातार जो है वो अपग्रेडेशंस का जो है सिलसिला जो है वो इसी तरह से नो डाउट चलता ही रहेगा, लेकिन अगले 2 से 3 साल हमारे लिए एक परफेक्शन के साथ रहें, उसके लिए आज का ये अपग्रेडेड प्रेजेंटेशन जो आज के बाद आपने सभी लोगों को इसी तरह से अपने लैंग्वेजेस में या अपने तरीके से आप जो है वो उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करके आप जो है वो उसको दिखा सकते हो। अभी भी लाइब्रेरी सेल्स मैनेजर है, वाह जी। ओके, ऑलमोस्ट ओके, वेरी गुड। पार्टिसिपेंट कैन चैट विथ होस्ट। मेरे पास मेरे से ही सीधा बात करना है आपका, ठीक है। जोनल है। चलो, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। चैट डिसेबल दिखा रही है तो आपने चैट कैसे किया? मुझे ये समझ में नहीं आया। शामली, ओके। चलो, अभी इसको विराम देते हैं ताकि हमें मुझे पता चल गया कि अभी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इटली और यूपी के भी जो है वो लीडर यहाँ पर हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझो, हम जिस इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं वो इंडस्ट्री कौन सी है, क्या है, कहाँ पे है। सबसे पहला हमेशा इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पैसा लग कहाँ रहा है। क्या आप कोई एमएलएम कंपनी में लगा रहे हो, या कोई आप जो हैं वो ऐसे स्पॉन्जी स्कीम में लगा रहे हो, कि जो आप फिर कोई टेलीग्राम में से आपने लिंक उठा ली और उसमें पैसे लगाते हो। क्योंकि अभी तक साइबर क्राइम में या अभी तक के जितने भी स्कैम्स या चीज़ों को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को जो ठगा गया है उसमें नाम इसी इंडस्ट्री का या अलग अलग नाम से किसी भी, कोई बार क्रिप्टो, कोई शेयर मार्केट, कोई जमीन, कोई गोल्ड, किसी इस तरह से ही लोगों को जो है वो चीट किया गया है। तो इंडस्ट्री का इस्तेमाल करके या कोई जो ज्यादा बूमिंग इंडस्ट्री होती है उसके बारे में इस्तेमाल कर कर काम करने वाले लोगों के तरीके जो हैं वो अभी तक के जो ज्यादातर एनालिसिस हुए हैं साइबर क्राइम में वो ऐसे हुए हैं कि टेलीग्राम की किसी कोई कम्युनिटी में, चाइनीज कम्युनिटी में चले गए, या कोई एप्लीकेशन कुछ ढूंढ रहे थे, या कोई एडवर्टाइज, आप गेम खेल रहे थे उसमें से कोई एडवर्टाइज आई, वो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की, फिर उसमें आप जो है वो उसमें खेल रहे थे, या तो फिर उसमें ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि जिसमें आपको विड्रॉ करने के लिए आपको 20-30% और ऐड करने पड़ते तभी जाके विड्रॉ होता है। तो आप किसी भी लालच या किसी भी चीज में आने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंडस्ट्री के लॉ को समझना चाहिए, उसमें कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है उसको समझना चाहिए। और इस इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आने के बाद आप बहुत सारी चीजें एआई को पूछ के, यानी कि चैट जीपीटी जैसे बड़े सॉफ्टवेयर को पूछ के भी आप सीख सकते हो अपनी भाषा में। सो मैं सबसे पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी इंडस्ट्री में ऐड होने से पहले, या खास करके जब वो पैसे से सीधा कनेक्टेड हो, ऐसी इंडस्ट्री में जब आप आपके पैसे लगा रहे हो, तो सबसे पहले क्या आप उस लेवल के एजुकेशन से आप कनेक्टेड हो, या आप किसी के विश्वास में आके या किसी के बहकावे में आके तो बिजनेस नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई हाँ मैं तो तुझे जानता हूँ, बस फिर बाद में खुद को पता भी ना हो कि किस जगह पे पैसे लगाए। यानी कि अगर आपको पुलिस पूछे कि भाई आपने किस कंपनी में पैसे लगाए, तो बोले मैं तो इस।
फॉरेक्स में लगाए, अभी फॉरेक्स में पैसे लगाए कोई कंपनी नहीं है ये फॉरेक्स। फॉरेक्स ये एक इंडस्ट्री का नाम है। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि भाई मैं बिस्कुट की कंपनी में काम करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं XYZ कंपनी में काम करता हूँ। बिस्कुट एक पूरी एक बिस्कुट इंडस्ट्री हो गई। इसी तरह से अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हो तो आपको उस इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझने की आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मेरे मेरे इस प्रेजेंटेशन में जिस तरह से आप पूरी चीजें समझोगे, वो स्टेप बाय स्टेप आपको इंडस्ट्री के बारे में साथ साथ में हमारे प्रेजेंटेशन को भी समझोगे। तो क्या है ये फॉरेक्स इंडस्ट्री, क्यों ये लोग इसके पीछे लगातार जो है वो एक्साइटमेंट में रहते हैं, या पता नहीं हर कोई इंसान जो भी बोल रहा है भाई हमने इसमें से इतना पैसा लगाया या हमने इतना कमाया या इतना चीजें की, क्या है ये। तो ये फॉरेक्स आजकल का नहीं है, जो सदियों पुराना चलता हुआ ये बिजनेस है। और लगातार जो है वो लोग इसके ऊपर काम करते हैं, लगातार जो है वो इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े लोग इस पे काम करते हैं। अब आपका पहला होमवर्क समझो, आपका सबसे पहला होमवर्क है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। चैट जीपीटी में आपने इसको लिखना है। जब आप किसी को भी प्रेजेंटेशन देने जाते हैं उससे पहले आपकी पढ़ाई कंप्लीट होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है चीज़ों को। अगर आपको कहीं इन्वेस्ट भी करना है तो भी मुझे लगता है कि आपको इसी प्रोसीजर को आपको फॉलो करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है उसके बारे में समझना चाहिए। तो यानी कि पैसों का लेन देन, पैसे का व्यापार डिजिटल माध्यम से होने का जो काम होता है उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि क्या ये लीगल है, क्या ये इलीगल है, क्या ये रेगुलेटेड है, क्या ये अनरेगुलेटेड है, क्या हम इंडिया में इसको इससे में कुछ पैसा निवेश कर सकते हैं, क्या हम इसमें सीधा ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग डायरेक्ट करना इंडियन रुपीज से, उसके लिए सिर्फ 6 करेंसीज में ही पेयरिंग अवेलेबल है। और उसमें आपको जेरोदा जैसे, या वैसे मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लेता, लेकिन किसी भी बड़े ऐसे फॉरेक्स के ट्रेडिंग हाउसेस में आपको उसमें ट्रेडिंग अकाउंट्स ओपन करने होते हैं। अब क्या सिर्फ वो जो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनीज जो इंडिया में बनती हैं या काम करते हैं, क्या हम उसी के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, या हम विदेशों में जो काम होता है या दूसरी कंट्रीज में जो काम होता है उसमें भी काम कर सकते हैं। तो 2014-15 के पहले शायद हम बात करें, या मैं 2011 की बात करूं तो शायद ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट का माध्यम जिस तरह से धीरे धीरे खुलता गया, वैसे वैसे दुनिया जो है वो इंटरनेट से एकदम नजदीक आती गई। यानी कि अगर समझो कि अगर किसी देश में कुछ हो रहा है तो शायद उसके देश के लोगों को बाद में पता चलता है, उस इंटरनेट के माध्यम से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसको पहले पता चलता है। यानी कि हम आज की बात बताऊं, मैं घर से यहाँ आ रहा था, अरे घर पहुंच रहा था इस जगह पे, तो मुझे नहीं पता था कि रास्ते में क्या हो रहा है। लेकिन जो इंटरनेट से कनेक्टेड था, जैसे मेरे फैमिली या कुछ, तो उनके पास वो मैसेज आया, उन्होंने कहा वो रोड मत लेना, उस पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप दूसरे रोड से आना। जबकि अभी तक तो गूगल मैप में भी वो चीज़ जो है वो इतनी डिस्क्राइब नहीं थी। यानी रेड दिखा रहा था लेकिन कितने तक रेड होगा वो नहीं पता था। तो जो लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है वो सभी इस बात को मेरी समझ पाएंगे कि जो ट्रेडिंग का जो पार्ट है, जो विश्व के व्यापारों में अगर आपको ट्रेडिंग करना है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो मार्केट है वो एक दिन का $7 ट्रिलियन का एक दिन में खरीद बिक्री होता है। यानी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के वैल्यू का दिन में एक बार खरीद एक बार बिक्री का टर्नओवर हो जाता है। खरीद बिक्री दोनों गिनेंगे तो टर्नओवर हो जाएगा। सिर्फ खरीद खरीद करोगे तो खरीद का बिल बनता है, बेचने बेचने का करोगे तो बेचने का बिल बनेगा, और खरीद और बिक्री दोनों का बिल बनेगा, तो वो हो गया टर्नओवर एक दिन का। आपको साल का टर्नओवर पता होगा। डिजिटल एसेट्स हर मिनट में एनालिटिकल होते हैं। यानी कि अगर आप किसी को पूछो कि कि आज विश्व में सबसे पहला आदमी, धनवान आदमी कौन है, तो वो उसका बैंक अकाउंट आईटीआर में भरेगा पूरे साल में, उसके बाद थोड़ा उसका नंबर लगेगा। हम आईटीआर एक साल में एक बार भरते हैं। कई अच्छे व्यापारी साल में 2 बार भरते हैं। कई अच्छे व्यापारी जिनके पास जीएसटी है, बहुत सारे दूसरे काम है, तो हर 3 महीने में भरते हैं। कई डिजिटल एसेट्स वाले हर महीने में भरते हैं। और बड़ी इंडस्ट्री जो होती हैं वो
हर रोज भी भरते हैं और हर मिनट में भी उनकी वैल्यूएशन प्रॉपर तरीके से काम होता है। अब जो चौबीसों घंटे सातों दिन चलने वाला व्यापार, पहले मैं कह रहा हूं कि पहले चौबीसों घंटे पांचों दिन चलता था, आज मार्केट ऐसा है कि इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजें आने की वजह से अब ये सैटरडे संडे भी काम करता है। और रोज का टर्नओवर जब इतना हो तो आप समझ सकते हो कि ये कितने बड़ी इंडस्ट्री में, ग्लोबल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में आपका एंट्री होता है। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पता ना हो तो बेटर है इससे दूर रहें, और अगर फिर भी काम करना है तो बेटर है कि आप इसकी पढ़ाई करें, इसको समझे, और फिर उसके बाद जो है वो उसमें इन्वॉल्वमेंट होने का आपको सोचना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे कहने से किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से कई बार आपको खुद को ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं खुद समझ लेता। क्यों? क्योंकि बाद में कोई आपको ये कहे कि यार ऐसा नहीं था ऐसा था, तो बोलो, पहले मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरे कहने में कई बार बहुत सारी चीजें म्यूचुअली अंडरस्टूड होती है, यानी कि मेरे समझाने में और आपके समझने में जो डिफरेंस है वो आपके एजुकेशन और आपके अनुभव के आधार के ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग इस इंडस्ट्री से हैं वो मेरी भाषा बिल्कुल समझेंगे, जो बिल्कुल नए हैं उन लोगों को शायद ऐसा होगा कि पता नहीं क्या, लेकिन चीजें जो हैं वो अच्छी लगी या नहीं, पर पढ़ाई जरूर करनी चाहिए इन चीजों के ऊपर। मैं हमेशा कहता हूं कि व्यापार करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे अच्छा जरूरी है कि उस व्यापार को पहले समझे। सीधा उसके अंदर कूद जाना कि समंदर कितना गहरा है क्या नहीं, और ऐसे ही घुस जाना तो मगरमच्छ है या नहीं है ना। आप आराम से सभी जगह पर काम कर सकते हो अगर आपको उसकी परफेक्शन की नॉलेज हो। तो यहाँ क्या बिकता है और क्या खरीदा जाता है? तो इस इंडस्ट्री में पैसा खरीदा जाता है और पैसा ही बिकता है, और पैसों का नाम हर देशों में अलग अलग है। यानी कि अगर हम यूरोप में हैं तो उसके देश में वो लोग रुपया नहीं यूज करते, वो लोग उनका पैसा यूज करते हैं, उसका नाम यूरो है। अमेरिका में डॉलर है, लंदन में ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, और जापान में जापान येन है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। ऐसे ही हर एक देश के जो मेजर करेंसीज, जो यानी कि जिस देशों में ज्यादा व्यापार होता है वो मेजर करेंसी हो गई, जिसमें उनसे थोड़ा कम होता है वो माइनर करेंसी हुई, और जो कई बार काम होता है कई बार नहीं होता है, साल में 50 बार होता होगा या दिन में 5 बार होता होगा, वो एग्जोटिक करेंसीज हो गई। अब ये करेंसीज कैसे काम करती है? तो एक सिंपल उदाहरण की तरह देखें कि अगर हम हमारे बच्चों को विदेशों में पढ़ने भेजते हैं तो वो देश की यूनिवर्सिटी जो है वो उनके ही पैसों में फीस पे वो मांगेगी। यानी कि अगर आप बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजोगे तो आपको ऑस्ट्रेलियन पे करना पड़ेगा, अगर आप जापान भेजोगे तो उनको येन पे करना पड़ेगा। तो हमारा देश का पैसा ट्रकों में लाद के जापान नहीं भेजा जाता, उसको एक सेगमेंट में बैंकिंग सेक्टर में एक ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा गया है कि जिसके ऊपर हमारे देश का पैसा और दूसरे देशों का पैसा एक कॉमन करेंसीज के साथ में, उसको ज्यादातर यूज करने वाले उस देश के और एक दोनों देश के बीच का जो कॉमन देश है वो हमेशा ज्यादातर डॉलर ही रहता है, या ज्यादातर यूरो रहता है, या ज्यादातर पाउंड रहता है, या ज्यादातर येन रहता है। इसीलिए उसको मेजर करेंसीज का प्रमाण मिला है। अब आप इन ऐसे मेजर करेंसीज या ऐसे 128 पेयर में अगर आप ट्रेड करते हो तो क्या होता है? तो कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। तो इसमें प्रॉफिट कहाँ होता है और किस तरह से इसमें बिजनेस होता है, इस बात को थोड़ा समझे। अगर हमारी पुरानी मंडी को अगर इसको कनेक्ट करें कि हमारी सब्जी मंडी या हमारे पुराने एप्पल बेचने वाली जगह या हमारे 38 जैसे काम करते हैं, या हमारे जो गेहूं चावल बेचने वाले जो हमारे किसान भाई है वो जैसे काम करते हैं, वैसे ही ये करेंसीज काम करती हैं। पहले वो जैसे बैलगाड़ी लेकर ट्रक जो है वो मंडी के पास जाते थे और उसमें पूछते थे कि आज का दाम क्या है, तो वो हो गया आपका ओपनिंग प्राइस। कल क्या था, वो हो गया आपका कल का क्लोजिंग। कल क्या लगता है, वो हो गया आपका प्रिडिक्शन। और उन चीजों में जब आप उस व्यापार के चीजों को समझते हो तो आज किसान की भाषा शायद हर कोई बालक समझता है, हर कोई इंसान समझता है, इसीलिए वो इंडस्ट्री बहुत कॉमन है। लेकिन जब हम डिजिटल एसेट्स में जाते हैं या डिजिटल करेंसीज में जाते हैं जो हमारी पढ़ाई में नहीं आता है या हमारी रोज बरोज की जरूरत में नहीं आता है, तो शायद हम इससे कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो जो 22 रुपए गेहूं जब आप बेचने जाते हो तो आप हमेशा दो चीजें पूछते हो कि कल कितना प्राइस था और परसों कितना हो सकता है। उन दोनों के बीच का जो डिसीजन है, उस डिसीजन में आप कितने रुपए बचाते हो, कितने रुपए कमाते हो। वैसे ही जब वो व्यापारी जब उसको खरीदता है, तो वो 22 रुपए में अगर वो खरीदता है तो कल के क्लोजिंग में वो खरीदता है, और 23 रुपए में वो बेचता है तो आज के ओपनिंग में वो सेल कर रहा है। तो उसकी जो खरीदी थी वो शायद एक दिन के बाद या एक मिनट के बाद, हो सकती है कि एक घंटे बाद या एक सेकंड में भी ये ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो चुके हो, या उसके पास ऑलरेडी वो व्यापारी खड़ा हो। तो ये जो चीजें जो पहले बहुत धीरे धीरे प्रोसेस में होती थी, वही आज डिजिटल माध्यम से ये विश्व के हर व्यापारी जगह पर ये हो रही है। और इसी चीज को एक दो चार आदमी नहीं, जैसे आप यूनिवर्सिटीज की फीस पे करते हो, भले ही आपका बैंक फॉर एग्जांपल आपकी कोऑपरेटिव बैंक या आपका नेशनलाइज बैंक की ब्रांच बंद हो जाती है, शाखा बंद हो जाती है, यानी कि 5-6 बजे वो शाखा क्लोज हो जाती है। लेकिन उसके बाद जहां दूसरे देशों के साथ जब उसको ट्रांसफर करना होता है, तो इंटरनेशनल बैंक्स के साथ के जो उनके अकाउंट्स होते हैं वो सेटल होते हैं। और रोज बरोज का इंटरनेशनल व्यापार कितना हुआ उसके आधार के ऊपर वहां पर बैंकिंग प्राइस या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को डिक्लेयर किया जाता है। और वो करने वाले बड़े बड़े व्यापारी, यानी कि मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जैसी कार वाले भी, या फिर वो बड़े बड़े यानी कि कॉरपोरेट्स हो, या बड़े बड़े फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हो, या फिर बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंस वाले हो, या रिटेल फॉरेन एक्सचेंज वाले हो। ये नाम जो है वो आपको बहुत ही आम भाषा में समझने के लिए आपको समझना चाहिए कि हम कहीं पे भी कोई भी किसी को भी पैसा देते हैं, किसी बैंक में पैसा देते हैं, या कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसमें बैंक का लोन होता है, वो एचपी होता है या उसके चार्जेस होते हैं। तो वो जो जो बैंक जिसको पैसा दे रहे हैं, तो बैंक भी पैसा देना चाहती हैं लोगों को डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो हमेशा पर्पस मांगता है कि भाई आपको किस लिए डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई घर लेना है। आपको बताऊं, एप्पल फोन ने 2000 ये जो एप्पल 18 है वो इंडिया में बेचने के लिए ना कहा, क्योंकि बहुत सारा एप्पल फोन जो है वो सिर्फ लोन से ही बिकता है, यानी लोन पे ही चल रहा है। तो जहां फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स यानी कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स और टॉप लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तब तक वो मार्केट में वो प्रोडक्ट लोग खरीद या बेच नहीं सकते। यानी आप समझो कि एप्पल के पास सबसे सर्वश्रेष्ठ फोन है, लेकिन वो कहता है कि भाई मैं लोन नहीं दूंगा आपके फोन के ऊपर, तो वो स्वाभाविक है कि आम इंसान के पहुंच के बाहर चला जाएगा। जिसके पास एक्चुअल पैसा होगा उसी के पास आईफोन 18 जैसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जिन जिन जगह पर ऐसे डिसीजंस आएंगे वहां पर ये लिक्विड प्रोवाइडर्स के जो यानी कि जो पैसा देते हैं उसको बोलते हैं लिक्विड प्रोवाइडर, उसके ऊपर काम करते हैं। अब पहले के सॉफ्टवेयर कैसे थे, तो पहले दीवारों के ऊपर लाइन, 4 लाइन या और पांचवी टेढ़ी लाइन करके इस तरह से जो है वो कॉटन को नापा जाता था, गेहूं को नापा जाता था। अब वही चीजें अब जो है वो बड़े सॉफ्टवेयर जैसे कैंडल स्टिक या बड़े बड़े एनालिटिकल चीजें, फिर डेटा, यानी कि आप समझो कि बारिश कब कब आई किस साल में। अगर हम 1947 1947 में या उससे पहले आजादी से पहले हमारे पास अगर डेटा होता कि भाई हमारे पास इतने इतने समय पे इतनी इतनी बारिश आई, तो हम शायद पानी की व्यवस्था उतनी अच्छे से कर पाते, पर्यावरण हम अच्छे से रख पाते। वैसे ही ऐसे ही करेंसी का जो डेटा, जब करेंसी बनी, यानी कि हमारे देश की करेंसी पहले 1947 में जो 1 रुपए के सामने $1 था, तब ये बनी। और तब से लेकर आज तक का उसका पूरा डेटा, यानी कि कब कब रुपए ने कब कब उसका बढ़ा हुआ कब कम हुआ, उन सभी चीजों का जो एनालिसिस होता है उसके आधार के ऊपर कि भाई जब जब सरकारें बदली या जब जब ये ऐसी चीजें हुई या डेवलपमेंट हुआ या वॉर हुआ या कुछ भी, ये सभी फैक्टर्स को मायने करते हुए सबसे बेस्ट एनालिटिकल रिपोर्ट्स देने वाला कोई अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो वो मेटाकोट नाम की कंपनी ने बनाया। वो सॉफ्टवेयर कंपनी है मेटाकोट। और उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि कोई भी आम इंसान जाकर इसमें इसको ट्रेड कर सकता है। उसको उसके केवाईसी कंप्लीट करने होते हैं, और उसमें आपके अपने देश के करेंसी को कन्वर्ट करके आप उनके फिएट करेंसी में, यानी कि डॉलर्स में या क्रिप्टो में, जब क्रिप्टो आने के बाद ये और ग्लोबलाइज हो गया, और ग्लोबलाइज प्लेटफॉर्म में आप अपने देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो। और वो जो प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर जो है, वो आपको एक ब्रांच देता है, एक रूट देता है, एक जगह देता है कि आप जो है वो उसमें ट्रेड कर सकते हो। और एक बहुत बड़ा पावरफुल वर्सेटाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो आपके लिए एक ऐसा टूल बन जाता है जो आपके मोबाइल में उसको आराम से उसको यूज कर सकते हैं।
अब आप इसमें प्रॉफिट बनाओ, आप इसमें लॉस बनाओ, आप इसमें सीखो, उसके लिए उन्होंने सभी चीज़ों का वहाँ पर व्यवस्था रखा है कि सीखने के लिए आपको कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं, आप डेमो वर्जन में आप इसको सीख सकते हो। और मेटाट्रेडर 5 में एक एनालिटिकल चीज़ें नहीं, बहुत सारे ऐसे टूल्स, जैसे मूविंग एवरेज हो गया या फिबोनाची हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टूल्स जिसके माध्यम से पता चले कि क्या होगा। जैसे हम वेदर को देखते हैं, या जैसे हम दूसरे एनालिटिकल चीजें देखते हैं कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर हम देखते हैं कि अब ये 20 साल का हुआ है तो अब आगे जाके उसका क्या करना, उसके बिहेवियर के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं कि हम इसको कहाँ पढ़ाए कहाँ ना कराए। तो ये हर एक चीज में होता है, हर एक बात में होता है, हर एक व्यापार में होता है, लेकिन हर एक जगह सॉफ्टवेयर नहीं होता है। जब आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूज होता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो ये मेटा कोड का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर, वैश्विक स्तर के ऊपर इसको जो है वो लोगों ने दिन प्रतिदिन काम करके उसको डेवलप किया है। और इसमें करेंसीज का व्यापार बहुत बड़े जोरों शोरों से होता है, और इसका 5वां वर्जन है, इसीलिए उसको मेटा ट्रेडर 5 बोलता है।